नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 पर आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। आज बात होगी हंगामे की भेंट चढ़ते मॉनसून सत्र की, जहां हर दिन हमारी और आपकी मेहनत का पैसा इस सियासी नूरा कुश्ती में बर्बाद हो रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसकी किसी को परवाह ही नहीं है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। संसद में हंगामे का सबसे बड़ा कारण है मणिपुर हिंसा, आप भी जानते हैं, लेकिन मणिपुर के साथ हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों में पनप रहे असली संकट का कारण कोई नहीं जानता है। आज पूर्वोत्तर की शांति के असल खलनायकों को आपके सामने एक्सपोज करेंगे द रूबिका लियाकत शो में। आगे बात होगी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, कैसे महज 75 साल पहले हमसे अलग हुआ ये मुल्क अपने सिस्टम की वजह से सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और वहां से एक फिक्र करने वाली तस्वीर जो आ रही है उस पर भी बात करनी है, क्योंकि ये महज जो तस्वीर दिखाई दे रही है इतनी भर नहीं है, बात बहुत आगे की है। और अंत में बात होगी मेरे हिंदुस्तान की। तो चलिए शुरुआत करते हैं द रूबिका लियाकत शो की। देश इस वक्त गुस्से से उबल रहा है, लेकिन ये गुस्सा अलग अलग राज्यों, अलग अलग सरकारों के बीच अपने मन मुताबिक बटा हुआ नजर आ रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि इस गुस्से का किसी तरह का कोई प्रोडक्टिव हल तो निकलेगा। संसद में एक दूसरे पर संवेदनहीन होने के आरोप दोनों ही तरफ से लग रहे हैं। तमाम नेता अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक अपने अपने मुद्दे लेकर संसद के मॉनसून सत्र में पहुंच गए हैं। संसद का समय हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, धरने और प्रदर्शन की भेंट चढ़ रहा है। संसद में हो क्या रहा है उस पर मैं विस्तार से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आप ये दो तस्वीरें देख लीजिए। एक तस्वीर है मणिपुर की। मई महीने में शुरू हुई हिंसा रुक नहीं रही है। कुकी और मैतेई समाज के बीच का विवाद इतना बढ़ चुका है कि महिलाओं को नंगा करके गांव में घुमाया जाता है। दूसरी तस्वीर राजस्थान की है, जहां जोधपुर में एक परिवार के 4 लोगों का कत्ल कर दिया गया। कत्ल के बाद पूरे परिवार को जला दिया गया और इसमें एक 6 महीने की मासूम बच्ची का भी शव जली हुई अवस्था में हमने अपनी आंखों से देखा है। 16 जुलाई को यही राजस्थान में बॉयफ्रेंड के सामने एक 17 साल की नाबालिग से गैंग रेप होता है। ये दो तस्वीरें इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है, जिसने देश में वाकई उबाल ला दिया है। नेता शायद इन मामलों को अपने अपने राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, उस नफे नुकसान से देख रहे हैं, लेकिन मुझे तो गुस्सा आ रहा है। और मैं जानती हूं कि आप भी जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि ये किस पार्टी वाले राज्य की तस्वीर है। आप महज ये देखेंगे या बस ये देखेंगे कि ये एक महिला के साथ हो रहे अत्याचार वाला राज्य है। ये दोनों ही मामले देश की सड़कों से होते हुए संसद की दहलीज पर पहुंच गए हैं, लेकिन दोनों मामलों पर संसद में कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। कुछ हो रहा है तो अपने अपने फायदे की राजनीति। प्रधानमंत्री इस बात को मानते हैं कि मणिपुर में जो हुआ है पिछले 77-78 दिन से, उससे सबका सर शर्म से झुक जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी को क्या हिचकिचाहट है कि लोकसभा और राज्यसभा में आके एक विस्तृत बयान क्यों नहीं देते कि ये परिस्थितियां इस अंजाम तक कैसे पहुंची। राष्ट्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कल सदन में इस प्रस्ताव को रखा, इस निवेदन को रखा कि मणिपुर संबंधित घटनाओं के ऊपर वो चर्चा चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। आप सब जानते हैं आंतरिक सुरक्षा का जो दायित्व है वो अमित शाह जी के अंतर्गत आता है। जब राष्ट्र के गृह मंत्री स्वयं बार बार विपक्ष से ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो सदन में चर्चा करें, तो ऐसा क्या है मणिपुर के बारे में जो विपक्ष नहीं चाहता राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चर्चा के दौरान। तो अब मामला अड़ा हुआ है कि संसद में बहस हो तो किस मुद्दे पर हो। विपक्ष कह रहा है कि मुद्दा मणिपुर का होना चाहिए क्योंकि मणिपुर में हिंसा थम नहीं रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि चर्चा तो राजस्थान और बंगाल के साथ हर राज्य में हो रही हिंसा पर होनी चाहिए। पहले आसान शब्दों में समझिए कि गतिरोध आखिर टूट क्यों नहीं रहा है सत्ता और विपक्ष में। विपक्ष की मांग है कि मणिपुर मामले पर पीएम बयान दे। सत्ता पक्ष कहता है कि हर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष की मांग है कि बहस जो है वो रूल नंबर 267 के तहत होनी चाहिए, 267 के तहत होनी चाहिए। सत्ता पक्ष कह रहा है कि बहस तो रूल नंबर 176 के तहत होनी चाहिए।
विपक्ष की मांग क्या है, सत्ता पक्ष का जवाब क्या है, वो मैं आपको आसान शब्दों में सुनाऊंगी और समझाऊंगी। लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर भी आप करेंगे कि भाई इस नंबर के रूल में हो कि उस नंबर के रूल में फायदा क्या है, या फर्क क्या पड़ता है। फर्क पड़ता है, आसान शब्दों में समझिए क्यों फर्क पड़ता है। संसद में चर्चा का रूल नंबर 267 और रूल नंबर 176 थोड़ा अलहदा है, थोड़ा अलग अलग है। नियम 267 कहता है कि सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर संसद में अनिश्चित काल तक के लिए चर्चा हो सकती है। इस नियम में चर्चा के बाद वोटिंग कराए जाने का भी प्रावधान है, लेकिन नियम 176 के तहत सिर्फ 2.5 घंटे की चर्चा ही हो सकती है। विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर पीएम के बयान के बाद चर्चा करने पर अड़ा हुआ है। सरकार साफ कर चुकी है कि वो विपक्ष के सामने झुकने वाली नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। आज संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद आप रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे। वो ये बता रहे थे कि पीएम ने गठबंधन के नाम पर कैसे सवाल उठाए हैं। रविशंकर प्रसाद ने यह बयान किया और उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, और ट्वीट के जरिए क्या लिखा आप सुनिए। मिस्टर मोदी, आप हमें जो चाहें बुला सकते हैं, हम इंडिया हैं, हम मणिपुर के घावों पर मरहम लगाएंगे, महिलाओं और बच्चों के आंसू पोंछेंगे। मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जलाए, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये सैंडविच है। इस सैंडविच के अंदर मैंने सिर्फ खीरा डाला हुआ है, लेकिन ये दो साइड जो सैंडविच की नज़र आ रही है लगती एकदम एक जैसी है। इस साइड देखेंगे तो भी और इस साइड देखेंगे तो भी, और इसके बीच में फंसा हुआ आपको मैं खीरा दिखा देती हूँ। ये है सत्ता पक्ष और ये है विपक्ष, और बीच में फंस गया है टमाटर या खीरा। यानी इस ब्रेड की तरह और इस ब्रेड में जो बीच में फंसा है खीरे की तरह, पब्लिक इस वक्त पूरे के पूरे सिस्टम को देख रही है और दबा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि संसद में कुछ नहीं हो रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच हम पिस रहे हैं। पीछे छूट जो रहा है वो है सदन का कामकाज। ना तो कोई नया बिल पास हो पा रहा है, ना ही किसी बिल पर चर्चा हो पा रही है। यहां आपको यह तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी था ताकि आप उदाहरण के तौर पर समझ सके। वैसे इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल हैं, जो मणिपुर के राहत शिविरों में पीड़ित महिलाओं से मिल रही है। आप सोच रहे होंगे कि मणिपुर की इस तस्वीर का संसद से क्या लेना देना। दरअसल स्वाति मालीवाल उस जगह पर है जिस पर चर्चा की मांग कर रहे थे आम आदमी पार्टी के सांसद, जो हंगामे में सदन की मर्यादा भूले और सभापति ने उन्हें पूरे सत्र से सस्पेंड कर दिया। देखिए, मणिपुर में जिस तरह की हिंसा हो रही है ये कोई सामान्य बात नहीं है, और इस पूरे मामले में भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी, भारत के प्रधानमंत्री की खामोशी कहीं ना कहीं मणिपुर की हिंसा को मौन सहमति है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि मणिपुर की हिंसा सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है। अब यहाँ दो तस्वीरें देखना और दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। इन तस्वीरों में आज के हिंदुस्तान की तस्वीर अभी बनी हुई है। पहली तस्वीर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह दिख रहे हैं और उनके साथ विपक्ष के सांसद हैं जो सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, और दूसरी तस्वीर में बीजेपी के सांसद हैं जो विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें संसद के अंदर की है। गतिरोध दोनों ही तरफ है। बताया ना आपको, ब्रेड की दोनों साइड, दोनों स्लाइस सत्ता और विपक्ष है।
विपक्ष की मांगों के सामने आज पीएम मोदी ने एक बड़ी लकीर खींच दी। बीजेपी के सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह बता दिया कि बीजेपी और एनडीए ना तो झुकेगा और ना ही रुकेगा। नए नवेले इंडिया गठबंधन की पूरी कोशिश है कि सत्ता हासिल की जाए और पीएम जानते हैं कि सत्ता देने का काम जनता का है। मुझे दिनकर की रश्मि रथी की 2 पंक्तियां इस वक्त याद आती है। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। पीएम ने अपने सांसदों को संदेश दे दिया कि जो भी होगा उसका मुकाबला डट कर किया जाएगा, फिर चाहे ऊंट किसी भी करवट बैठे। इकोनॉमी में हम 10वीं नंबर पे थे और सेकेंड टर्म पहुंचते तक हम 5वें स्थान पर पहुंच गए और प्रधानमंत्री जी ने बहुत विश्वास के साथ ये कहा कि तीसरी टर्म पर हम तीसरी नंबर पे इकोनॉमी पर हम पहुंच रहे हैं। उधर विपक्ष की मांग है कि पीएम मोदी लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर पर बयान दे। और आज क्या हुआ? पीएम मोदी संसद पहुंचे, लेकिन वहां ऑडिटोरियम में बीजेपी सांसदों के साथ बैठक की, उन्हें संबोधित किया और वापस लौट गए। विपक्ष की कोशिश थी कि पीएम को दबाव में ला सके, लेकिन पीएम मोदी संदेश दे आए कि बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति की तस्वीरें हैं जो इन दिनों संसद भवन में दिख रही है। इन तस्वीरों के बीच सच्चाई ये है कि सदन का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। तो आप चर्चा शुरू करते, पॉइंट होता, आप पे दिल होता, आप पे संवेदनशीलता होती, तो आज चर्चा चल रही होती, बजाय कि आप 3 दिनों से 4 दिनों से सदन की कार्रवाई को खराब करना, सदन को डिस्टर्ब करना। और देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से आप देश के जो भविष्य है उसको आप खराब कर रहे हैं। अब कुछ आंकड़े भी समझ लीजिए जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच असल तस्वीर है, जिससे आपका और मेरा सीधा सरोकार है। मैं बात कर रही हूं उस पैसे की जो सदन की कार्रवाई चलने के लिए या चलाने के लिए खर्च हो रहा है। और वो पैसा कहां से आता है? हमारा पैसा है, हम टैक्स पेयर्स का पैसा है। वो हम और आप दिन रात 8-8, 9-9 घंटे मेहनत करते और कई बार इससे परे मेहनत करते हैं। फिर जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा सरकार को देते हैं, उसी हिस्से से ये संसद चलती है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद में हर घंटे का खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपए आता है, यानी हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च। इतनी देश में बहुत लोगों की सालाना की इनकम भी नहीं है। और इन आंकड़ों में यदि महंगाई वाली दर को जोड़ दिया जाए तो 2023 में औसतन संसद सत्र चलाने पर हर घंटे होने वाला खर्च 2 करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाएगा। अब आपको संसद का प्रोडक्टिव मीटर भी दिखा देती हूं। यह हमने कहीं और से नहीं निकाला है, यह सरकारी साइट से निकाला है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लोकसभा एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ राज्यसभा। इसको आप देखिए। अब मैं इसे थोड़ा ऊपर करती हूं क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा आप देख चुके हैं। नीचे के हिस्से को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। जितना नजदीक से देखेंगे आप ये पहचान पाएंगे कि प्रोडक्टिविटी कितनी रही है इस बार लोकसभा की और राज्यसभा की। किसी भी मीटर से इन सांसदों को कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं कितने ही मीटर दिखा दूं या कितने ही आंकड़े दिखा दूं। आपने इनको चुनकर लोकसभा में भेजा है। इनकी जिम्मेदारी है कि हमारे जीवन को यह आसान बनाए, नए नियम और कानून लेकर आए। लेकिन क्या कर रहे हैं सांसद महोदय? तो व्यस्त हैं हंगामा करने में। इस मॉनसून सत्र में कामकाज के लिए 17 दिन निर्धारित किए गए। सरकार इस सत्र में 21 नए बिल ला रही है, जबकि 10 पुराने बिल हैं जिन पर संसद में चर्चा होनी है। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग वाला बिल इसी संसद सत्र में लाया जाना है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार को जरूरी बनाने का बिल इसी सत्र में आना है। जम्मू कश्मीर में ओबीसी आरक्षण वाला बिल इसी संसद सत्र में आना है। साल दर साल हंगामा देखिए ना आप कैसे बढ़ता चला जा रहा है। आंकड़े भी परेशान कर रहे हैं, पैसा बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ नुकसान हो रहा है। 13वीं लोकसभा में 302 नए कानून बने थे,
14वीं लोकसभा में 261 बिल पास हुए थे, 15वीं लोकसभा में सिर्फ 192 बिल पास हुए थे, 16वीं लोकसभा में 205 बिल पास हुए, 17वीं लोकसभा में सिर्फ 136 बिल पास हुए। वर्तमान लोकसभा में जो बिल पास भी हुए उनमें से ज्यादातर पर ना तो कोई चर्चा हो पाई है और ना ही उनमें किसी तरह का कोई सुधार हो पाया है। कमोवेश जिस सूरत में बिल सरकार लेकर आई उसी सूरत में वो पास भी हो गया। 13वीं लोकसभा में 614 दिन में से 356 दिन सदन चला बस। 14वीं लोकसभा में 722 दिन में से सिर्फ 356 दिन काम हुआ। 15वीं लोकसभा में काम 606 दिन के बजाय 357 दिन हुआ। 16th लोकसभा में काम के दिन तय किए गए थे 561, काम कितना हुआ? 331। मैं दोनों तरफ से दुखी हूं। मैं दुखी हूं क्योंकि देश में हिंसा हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। मैं दुखी हूं क्योंकि जिस संसद से सख्त कानून बनाने की दरकार थी, जिस संसद से मुझे कांग्रेस के मुख से भी वही बात सुननी थी महिलाओं को लेकर, बीजेपी के मुख से भी वही बात सुननी थी महिलाओं को लेकर, वो राजस्थान से भी सुननी थी, वो मणिपुर से भी सुननी थी, वो कश्मीर से भी सुननी थी और कन्याकुमारी से भी सुननी थी, केरल से भी सुननी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोचिए कि सरकार कह रही है कि मणिपुर पर भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी के जवाब पर अड़ा हुआ है। मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है, चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने है, हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनंती है। आपका धन्यवाद। मैं फिर दोहराती हूं, मेरा कोई पक्ष नहीं है, राष्ट्र ही मेरा पक्ष है, राष्ट्रवाद ही मेरा तर्क है और इसीलिए मेरा सवाल भी किसी खास पक्ष की तरफ झुकने वाला नहीं है। मैं दोनों से पूछना चाहती हूं, सरकार से भी यानी पक्ष से भी और विपक्ष से भी, संसद में चल रहे इस गतिरोध का समाधान क्या है? किसी भी वाद विवाद से बचकर काम करने का हल कौन निकालेगा और कैसे निकालेगा? सरकार झुकेगी नहीं, विपक्ष झुकेगा नहीं तो कामकाज कैसे होगा? आप दोनों समान पेज पर कैसे आ पाएंगे? क्या वाकई सदन में काम होगा? इसकी उम्मीद मैं बाकी रखूं या देश की जनता बाकी रखे? एक टाइम हुआ करता था जब संसद में कोई भी एक नेता खड़ा होता था और अपनी बात रखता था, बीच में कोई बात नापसंद आती थी तो हंगामा आपको थोड़ा सा सुनाई जरूर देता था। इसमें मनमोहन सिंह आ गए, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री क्या शानदार तरीके से बहस करते थे, वो सारे आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे और कायदे से उसको पक्ष हो कि विपक्ष हो सुनते थे, हंसी मुस्कुराहट भी होती थी। लेकिन आजकल क्या होता है? आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, शोर शराबा कहीं से लगातार हो रहा है, चीख चिल्लाहट मची जा रही है और एक नेता दिखाई दे रहा है जो कुछ कह रहा है। वो नेता कोई भी हो सकता है, पक्ष का भी और विपक्ष का भी। आपको याद होगा और नहीं याद है तो कुछ तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूं। ये तस्वीरें मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले की है और कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें हर संसद सत्र शुरू होने से पहले आती है। सत्ता पक्ष विपक्ष का न्योता देता है। जो कुछ भी फांस या विवाद होते हैं उसकी गांठ किसी भी पार्टी के मन में अगर होती है तो वो बता दे, ताकि सदन का कामकाज जो है वो सुचारू रूप से चले। ये क्या है? चेहरे पर मुस्कुराहट तो है, सब वहां पर पहुंचे तो हैं, लेकिन किसी ने अपने मन की खटास या मन में कोई परेशानी है उसका जिक्र किया, और अगर जिक्र किया तो क्या उसे सुलझाया गया? क्योंकि सदन में तो ये नहीं दिख रहा है, वहां तो कोई भी दल अपनी बात नहीं रखता। संसद सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हो जाता है। यह हंगामा किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं होता है, सत्ता जो है वो बदलती है, हंगामा करने वाले बदलते हैं और हर बार कौन ठगा हुआ महसूस करता है? कौन बताइए तो जरा? वो जो इस वक्त टीवी देख रहा है, वो जो इस वक्त न्यूज पढ़ रही है,
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि राजस्थान में गैंग रेप हो तो एक बयान, बंगाल में गैंग रेप हो तो दूसरा बयान, और मणिपुर में गैंग रेप हो तो तीसरा बयान। ये राजनीतिक मानसिकता देश में नहीं चल सकती है। मैं हर पार्टी के नेता से कहना चाहती हूं, यदि आप महिला अपराधों पर गंभीर हैं तो सभी साथ बैठिए, एक खाका तैयार कीजिए और उस कानून को केंद्रीय सूची में डाल दीजिए। और तब किसी राज्य में महिला अपराध पर कार्रवाई ना हो तो सीधे केंद्र से सवाल आप पूछिएगा, और सवाल पूछने वालों में सबसे आगे मुझे खड़ा कीजिएगा। लेकिन दो तरह की मानसिकता यदि रहती है तो मेरे तीखे सवालों से आप भी नहीं बच पाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे। संसद की सियासत एक तरफ, लेकिन अब मैं अपने हिंदुस्तान के लोगों से कुछ कहना चाहती हूं। वो हिस्सा जिसे अष्टलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारी इस धरा को रक्त रंजित करने की कोशिश कौन कर रहा है? साजिश रची जा रही है कि किसी तरह पूर्वोत्तर भारत की शांति को खत्म किया जा सके। और इस साजिश का सबसे ताजा उदाहरण मैं आपको एक प्रेस रिलीज के जरिए दिखाती हूं। ये प्रेस रिलीज जो है वो सरकार की तरफ से, और कहां, मणिपुर की सरकार की तरफ से रिलीज की गई है, और उसके कुछ पन्ने जो हैं वो मेरे सामने मौजूद है। ये वो प्रेस रिलीज है। ये प्रेस रिलीज मणिपुर सरकार की तरफ से 24 जुलाई को जारी की गई है। इस प्रेस रिलीज में साफ लिखा है कि सिर्फ 22 जुलाई और 23 जुलाई 2023 यानी 2 दिनों में 718 रेफ्यूजी म्यांमार से मणिपुर में घुसे हैं। ये रेफ्यूजी मणिपुर के 7 अलग अलग इलाकों से भारत की सीमा में घुसे हैं। अब आप कहेंगे कि रेफ्यूजी का मसला मणिपुर और पूर्वोत्तर में हिंसा के लिए कैसे सबसे बड़ा बिंदु हो सकता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ लगे इंटरनेशनल बॉर्डर को समझना होगा। एक मैप आपके सामने रखती हूं मैं। ये देखिए, इस मैप को ठीक से देख लीजिए आप, और उसके बाद मैं अपनी बात आगे रखूंगी। नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, ये आपने देख लिया है। इस इलाके में भारत के साथ किन किन देशों की सीमाएं हैं वो आपने देख ली है। भारत के साथ नेपाल की 99 किलोमीटर सीमा है, भूटान की 516 किलोमीटर है, चीन की 1346 है, म्यांमार की 1643 है, और बांग्लादेश की 1880 किलोमीटर लंबी सीमा है। यानी हमारे 8 राज्य 5 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। इन देशों में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान की बड़ी आबादी का हिस्सा भारत से जुड़ी हुई सीमा के पास में रहता है, और इसीलिए जैसे ही पड़ोसी देश में कानूनी व्यवस्था बिगड़ती है, वहां के लोग भागकर कहां पहुंचते हैं? भारत में। ऐसे में एक और सवाल आपके और मेरे मन में उठा कि भारतीय सुरक्षा बल इन लोगों को घुसने से रोकते नहीं होंगे क्या? इस सवाल का भी जवाब मैं आपको बता देती हूं। दरअसल म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश के साथ जो हमारे राज्यों की सीमा है वो घने जंगल, पहाड़, नदियों से घिरी हुई है। इन जगहों पर जो लोकल लोग हैं वो एक देश से दूसरे देश उनका आना जाना बड़ा आसान होता है, और इस तरह के बॉर्डर्स जो हैं वो पोरस कहलाते हैं। सुरक्षा बलों के लिए ऐसे लोगों को रोकना बेहद मुश्किल टास्क है। म्यांमार और भूटान के साथ हमारे बॉर्डर का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो खुला है। रेफ्यूजी का मुद्दा नॉर्थ ईस्ट की अशांति में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, इसके लिए आपको एक पुराना किस्सा बताती हूं। 1964 और 65 में भारत में बांग्लादेश से चकमा समुदाय के लोग बतौर शरणार्थी रहने के लिए आए। सरकार ने तब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे नेफा कहा जाता था, उस इलाके में इन शरणार्थियों के लिए कैंप बनाया। इसके बाद साल आया 1990 का। तब तक शरणार्थियों का ये कैंप भारत के अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हो गया था। शरणार्थी कैंप के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को लगा कि इन शरणार्थियों के कारण उनका जो हक है वो मारा जा सकता है। इसके बाद उस इलाके में जबरदस्त तनाव का माहौल बन गया। हालांकि केंद्र सरकार और स्थानीय नेताओं ने किसी तरह स्थानीय लोगों को समझा दिया, और इसके बाद हालात सुधर गए। दरअसल शरणार्थियों के खिलाफ हमेशा लोकल लोग लामबंद हो ही जाते हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड और असम में भी देखने को मिलता है। इसकी एक मानवीय वजह भी है। मान लीजिए आपके घर अचानक कुछ बाहरी लोग रहने के लिए आ जाए। आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है,
आप उनको जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो अपनी परेशानी के कारण आपके घर में शरण लेने के लिए आ गए हैं। आप उन लोगों को कुछ दिनों तक अपने घर पर रखेंगे, खुशी खुशी, इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते, लेकिन फिर धीरे धीरे वो लोग आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएंगे। और इसको प्लीज़ अन्यथा मत लेना, मैं कह रही हूँ इसे अपने घर से जोड़ कर देखिए तो आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक हद तक ही तो आप किसी को अपने हिस्से में रहने का हक दे सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी यही दिक्कत हो गई। दरअसल 2021 में म्यांमार में लोकतंत्र खत्म कर आर्मी ने सत्ता हासिल कर ली। इसके बाद वहां के लोग आर्मी के डर से भारत की सीमा में दाखिल होने लगे। म्यांमार में सबसे ज्यादा, करीब 40,000 से ज्यादा चिन समुदाय के लोग भारत में बतौर शरणार्थी आए हैं, जो अधिकतर मिजोरम में रह रहे हैं। लेकिन इनमें से सैकड़ों लोग मणिपुर में भी पहुंच गए हैं। म्यांमार से आए शरणार्थियों से मिजोरम में बहुत दिक्कत सामने नहीं आई, क्योंकि म्यांमार का चिन समुदाय और मिजोरम की मीजो एक ही जनजाति समूह का हिस्सा है और इसीलिए मिजोरम सरकार भी म्यांमार के शरणार्थी का स्वागत करती आई है। लेकिन जो चीज़ मिजोरम में दिक्कत की वजह नहीं है, वही मणिपुर में सामाजिक तनाव की एक मुख्य वजह बन जाती है, क्योंकि मणिपुर की कुकी जनजाति और म्यांमार की चिन जनजाति एक ही ग्रुप का हिस्सा है और इसीलिए कुकी म्यांमार के शरणार्थियों को जगह देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन मणिपुर की दूसरी जनजाति यानी नागा, इन्हें शरणार्थियों से दिक्कत है, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि म्यांमार के शरणार्थी उनकी जगहों पर कब्जा जमा लेंगे। मणिपुर में कुकी नागा संघर्ष की एक वजह म्यांमार में शरणार्थी भी रहे हैं। मौजूदा दौर में भी मणिपुर में हो रही हिंसा के पीछे म्यांमार के शरणार्थियों को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद 3 मई को मणिपुर के छात्र संगठन ने कहा, और मैं आपको कोट अनकोट करके पढ़ के बताती हूँ, कुकी उग्रवादी और म्यांमार से आए गैर कानूनी शरणार्थियों ने मिलकर मोरे, तोरबंग और चूरचंदपुर में मैतेई लोगों के घरों को आग लगा दी। म्यांमार से आए गैर कानूनी शरणार्थियों को ड्रग्स माफियाओं का समर्थन भी हासिल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी कई बार मणिपुर की हिंसा के लिए शरणार्थियों को जिम्मेदार बताया है और उनके दावों की एक खास वजह भी है। मेरे हाथों से यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी यानी UNHRC की म्यांमार इमरजेंसी अपडेट जो है वो मौजूद है और इसमें एक मैप है। उस मैप को भी आप देखिए, और ये UNHRC का ही मैप है। इसमें दिखाया गया है कि 1 मई 2003 तक म्यांमार में 1 मई 2023 तक म्यांमार से भारत में 53,500 शरणार्थी आए। इसी शरणार्थी का मुद्दा मणिपुर में लगातार उठाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट को जानने वाले कई लोगों ने बार बार लगातार नॉर्थ ईस्ट में रेफ्यूजी संकट की तरफ इशारा किया है। मणिपुर में भी हम देख रहे हैं कि म्यांमार से आए हुए चिन ट्राइब के लोग जो म्यांमार में बसते हैं, चिन स्टेट में बसते हैं, वो मणिपुर में आ रहे हैं। उसकी वजह से भी मणिपुर में एक महत्वपूर्ण कारण है हिंसा का। साथ ही साथ कई सारे माइग्रेंट्स, हम लोगों ने सुना था कि रोहिंग्या भी घुस गए थे नॉर्थ ईस्ट में, तो उसकी वजह से भी काफी टेंशन रही थी नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। तो नॉर्थ ईस्ट की समस्या का मूल, एक जरूरी और मूल कारण जो है इलीगल माइग्रेशन है। ये रजत सेठी हैं जो एक वक्त पर मणिपुर के मुख्यमंत्री के जो बहुत नज़दीकी रहे उनमें से एक थे, पॉलिटिकल एडवाइज़र थे, जो ये बता रहे थे कि कैसे एक इलीगल माइग्रेंट्स जो है बड़ी वजह रही है। वर्तमान की बात थी ये। तो नॉर्थ ईस्ट में शरणार्थियों के कारण तनाव का माहौल कोई आज का तो नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े राज्य असम में भी बांग्लादेशी शरणार्थियों के कारण कई सालों तक तनाव का माहौल देखा है। असम में असमिया और बांग्ला भाषी लोगों के बीच लंबे वक्त तक झगड़ा रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण असम में शरणार्थियों की संख्या बेहिसाब हो गई, जिसके बाद असम के स्थानीय लोगों ने लंबे वक्त तक
संघर्ष किया और इसके बाद 15 अगस्त 1985 को भारत सरकार और असमिया अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे लोगों के बीच असम अकॉर्ड साइन किया गया। हालांकि अभी भी असम में चुनाव का मुख्य मुद्दा बांग्लादेशी शरणार्थियों के इर्द गिर्द ही मौजूद रहता है। इसके साथ अभी भी भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों की घुसपैठ रुकी नहीं है। 17 मार्च 2021 को राज्यसभा में केंद्र सरकार के दिए एक जवाब के मुताबिक 2016 में 1601 और 2017 में 907, 2018 में 884 और ऐसे करते हुए आप पूरा सिस्टम समझ सकते हैं कैसे बांग्लादेशी लोगों का भारत में अवैध तरीके से घुसने का सिलसिला लगातार जारी रहा है और ये बीएसएफ ने पकड़े हैं लोग। ये तो वो लोग हैं जिन्हें पकड़ लिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि कितने ऐसे लोग होंगे जो भारत में अवैध तरीके से घुसने में सफल हो जाते होंगे। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में अशांति की एकमात्र वजह शरणार्थी समस्या ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अशांति की एक बड़ी वजह वहां की सामाजिक संरचना भी है। नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में दो समुदायों के बीच आपसी टकराव खूनी संघर्ष का रूप लेता ही लेता है। इसमें चीन और म्यांमार की तरफ से मदद भी होती है बाकायदा। यानी ये मामला देश का है जहां विदेशी धरती से देश के खिलाफ साजिश रची जाती है। नॉर्थ ईस्ट में कई उग्रवादी संगठन ऐसे हैं जो भारत में हिंसा करने के बाद भागकर म्यांमार में छिप जाते हैं। मणिपुर में 5 उग्रवादी संगठनों का सबसे ज्यादा एक्टिव होने का मामला हर कोई जानता है। उसमें से ज्यादातर यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, KYKL, प्रीपैक यानी PREPAK म्यांमार से ऑपरेट करते हैं। ये उग्रवादी भारतीय सीमा में हमला करने के बाद म्यांमार में छिप जाते हैं। सरकार ने इन उग्रवादी संगठनों को भारत में बैन तो कर दिया, लेकिन म्यांमार में खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले कुछ सालों में तमाम सरकारी फैसलों के कारण नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने विकास की जो नई परिभाषा है वो कई मर्तबा लिखी, लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि वहां पर कैसे हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। और अब जरा आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, और वो इसलिए क्योंकि ये तस्वीर भी पड़ोसी मुल्क से जुड़ी हुई है और परेशान करने वाली है। सोशल मीडिया पर आजकल ये तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। देखिए इसको, 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर भारत की है और दूसरी आज पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान के असली इरादे क्या है, उसकी साजिश क्या है और उसका इतिहास क्या कहता है, ये आज आपको जानना जरूरी है। सीमा को लेकर, सीमा पार आने के सिलसिले को लेकर मैंने आपसे बहुत क्लियरली कह दिया था कि सीमा अपनी मोहब्बत पर भरोसा करती है, लेकिन हम सीमा पर इसलिए भरोसा नहीं करते क्योंकि हमें अपने वतन से ज़्यादा मोहब्बत है। पाकिस्तान और भारत के संबंध बेहद ख़राब चल रहे हैं, आप जानते हैं। पाकिस्तान सीमा पार से जो हरकतें हो रही हैं वो हम बरसों से देखते आए हैं। आतंकवादियों को वो मदद कर रहा है। पाकिस्तान के इरादों पर हम कभी भरोसा कर ही नहीं सकते। ये देखते हुए अंजू की जो तस्वीरें हैं वो कई सवाल खड़े कर रही है। पाकिस्तान से ये तस्वीरें आई है। कुछ दिनों से सीमा हैदर और सचिन मीणा का मामला सुर्खियों में था, लेकिन लगभग 72 घंटे से राजस्थान की अंजू सुर्खियां बटोर रही है। अंजू राजस्थान के अलवर की रहने वाली है। वो वीज़ा लेकर अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्ला से मिलने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। अब अंजू और नसरुल्ला की कथित लव स्टोरी की कहानी सुर्खियों में आई, तो अंजू ने क्या सफाई दी, पहले वो सुनिए। सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। सुना ना आपने, बस 2-3 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी। मीडिया वालों से मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरे घर वालों को और बच्चों को ना परेशान करें। इन 72 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि अंजू जो है वो आई नहीं। अंजू का कंप्लीट ब्रेन वॉश हो गया। जो अंजू 72 घंटे पहले इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर रही थी, वो अब फातिमा बनकर वीडियो शूट करा रही है। क्या अंजू पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का मोहरा बन गई है? मतलब ये वाकई लव स्टोरी है या ब्रेन वॉश?
मैं ये सवाल इसलिए उठा रही हूं क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया ने आज दिन भर इस खबर को खूब उछाला। आप पाकिस्तान के अखबारों और वेबसाइट में छपी लीड स्टोरी जब देखेंगे तो आपको साफ तौर पर एजेंडा नजर आएगा। मैं ये भी नहीं मान रही हूं कि प्यार मोहब्बत से परे आप सिर्फ दुश्मनी देखिए। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान और उसकी कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI के चाल चरित्र और चेहरे पर मैं तो यकीन नहीं कर सकती, और इसीलिए जब देश की बेटी वहां पर गई है तो उसके साथ सब ठीक तो है। जो बेटी कह रही थी कि हम आ जाएंगे, 2-3 दिन बाद ही आ जाएंगे, वो अचानक इस्लाम कबूल करने के बाद फोटो शूट करवा रही है, ड्रोन से फोटो खींचा जा रहा है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस छप रही है। पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो सोच ही रहा होगा, वरना अचानक सीमा की स्टोरी के बाद अंजू कहां से खड़ी हो जाएगी। अभी आपसे अंजू की बात तो मैंने कर ली है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर आप कहेंगे कि भाई सीमा को लेकर तो आप इतनी परेशान नहीं हैं, अंजू को लेकर बड़ी आपको दिक्कत हो रही है। सीमा को लेकर भी मैं क्लैरिटी चाहती हूं, क्योंकि ये मेरे मुल्क का सवाल है, आपके मुल्क का सवाल है, और यही चीज मैं अंजू को लेकर भी चाहती हूं, क्योंकि ये मेरे मुल्क की बेटी का सवाल है, और जिस मुल्क में गई है उस पर तो मैं कतई विश्वास नहीं कर सकती हूं। पाकिस्तान के हालात आप जानते हैं इस वक्त क्या है। 14 अगस्त आने वाला है। 14 अगस्त 1947 को यही वो तारीख थी जब हमारे देश का एक टुकड़ा हमसे अलग हो गया था, लेकिन बीते 76 साल में हमारे इस टुकड़े की हालत कितनी खराब हो चुकी है, आज इस पर बात करनी जरूरी है। इस देश में ना कोई व्यवस्था बची है, ना लोकतंत्र। इन 76 साल में भारत को अपने लोकतंत्र को अपनाने, उसे विकसित करने, इस देश को एक मुकाम पर ले जाने के लिए पूरी दुनिया इस वक्त सलाम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वही पाकिस्तान पूरी दुनिया में मजाक बना हुआ है। मेरे साइड में पाकिस्तान की और इनफैक्ट अभी फुल स्क्रीन पर आप पाकिस्तान की 5 तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों से समझ में आपको आ जाएगा कि हमारे इस पड़ोसी के यहाँ इस वक्त चल क्या रहा है। एक तरफ पाकिस्तान की फौज इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ कोर्ट में पेशी के दौरान इमरान खान की जान बचाने के लिए उनके समर्थकों ने शील्ड से कवर किया है। बीच में 9 मई के बाद पाकिस्तान में जो बवाल हुआ वो भी दिख रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान के PM की क्या सिचुएशन है वो भी किसी से नहीं छुपी है। किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब चुकी है ये भी इन 5 तस्वीरों में साफ दिख रहा है। पाकिस्तान की सरकार और आवाम के सामने मुश्किलें बहुत सारी है, लेकिन पाकिस्तान सरकार का फिलहाल सबसे बड़ा संकट क्या है? इमरान खान। निश्चित रूप से इमरान खान के पास जनता का समर्थन है। पिछले आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद इमरान खान 18 अगस्त 2018 को PM बने थे, लेकिन अप्रैल 2022 में कई पार्टियों के अलग हो जाने और सेना से रिश्ते बिगड़ जाने और विपक्ष की एकजुटता की वजह से अविश्वास प्रस्ताव का उन्हें सामना किए बगैर ही इस्तीफा देना पड़ा। पहली बार पाकिस्तान के किसी PM के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के समर्थन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नेता शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भी राष्ट्र के नाम संदेश में अगस्त तक इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। अजीज अहले वतन, अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और ख़िदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की संसद यानी जनरल असेंबली का कार्यकाल अगले महीने 12 अगस्त को खत्म होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता में शामिल पार्टियां 8 अगस्त को ही नेशनल असेंबली भंग करने पर सहमत हो गई। कार्यकाल से महज 4 दिन पहले नेशनल असेंबली को भंग करने का मकसद चोर दरवाजे से पाकिस्तान की हुकूमत अपने हाथ में रखने की कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक संसद का कार्यकाल खत्म होने के बाद 60 दिनों के भीतर आम चुनाव करवाए जाने हैं। लेकिन संसद अगर कार्यकाल से पहले भंग हो जाए या कर दी गई तो नए चुनाव के लिए 90 दिनों की मोहलत मिल जाती है। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान और PM शहबाज शरीफ की सरकार में चूहे बिल्ली का इस वक्त खेल चल रहा है। इस खेल में सिर्फ 2 तरह
या दो तरफ के सियासी खेमे शामिल होते तो समझ में आता। यहाँ तो पाकिस्तान की हर संस्था या तो इमरान या शहबाज शरीफ के खेमे में शामिल होकर खेल रही है। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के साथ है, चुनाव आयोग, उसकी सेना, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो शहबाज सरकार के साथ है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अपनी मानहानि के केस में पुलिस से इमरान खान को गिरफ्तार कर पेश करने के लिए कहा। इसके बाद इमरान को आज चुनाव आयोग के सामने पेश होना पड़ा। हालांकि उन्होंने मानहानि के लिए माफी नहीं मांगी। आज की पेशी के बाद इमरान की मांग पर चुनाव आयोग ने उनको 2 अगस्त तक की मोहलत दे दी है। इस बारे में मैंने पाकिस्तान की राजनीति पर नजर रखने वाले बैरिस्टर वकास अब्रेज से ये पूछा कि अगर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो इसका नतीजा क्या होगा। बैरिस्टर वकास अब्रेज ने क्या कहा, सुनिए। नहीं है हाल के 9 मई के वाकये के बाद लोगों ने जिस तरीके से 9 मई का वाकया कंडेम किया और इसके बाद जो खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ था वो डिस्टॉर्ट हो चुका है, वो डैमेज हो चुका है, वो डिस्पर्ज हो चुका है। मैं ये समझता हूँ कि शायद अभी इनके अंदर वो कैपेसिटी और वो कैपेबिलिटी नहीं रही कि वो इन तमाम चीजों को दोबारा से कर सके। वकास साहब से मैंने ये भी पूछा कि इस साल पाकिस्तान में आम चुनाव होने हैं, क्या पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर चुनाव होना मुमकिन है जबकि सेना पूरी तरह से इमरान के खिलाफ है। तो सुनिए बैरिस्टर साहब ने क्या कहा। मैं ये समझता हूं कि इसके बाद तहरीक इंसाफ की ये प्ली या तहरीक इंसाफ के ये एलिगेशन या अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ के फ्रीली फेयर इंतखाबात नहीं होंगे, शायद ये भी किसी तरीके से एड्रेस ना हो सकें। और इन टोटो अगर हम ये सारा का सारा सिनारियो देखें और गुज़िश्ता प्रैक्टिस देखें 2018 के इंतखाबात की, 13 के या 8 के इंतखाबात की, तो उम्मीद तो यही की जाती है कि अब मौजूदा दौर के अंदर जो है वो इंतखाबात फ्रीली फेयरली और जस्टली होंगे। लेकिन जब इंतखाबात होंगे फिर उसके बाद पार्टीज की उस पर जो रिजल्ट आएगा, नतीजा आएगा, उस पर एडमिसिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी ही बताएगी क्या इंतखाबात फ्रीली फेयरली थे, ये शफाफ थे, या इनके जो बुनियादी हकूक थे लोगों को वो देने के बाद ये सारी चीजें करवाई गई। तो मेरे ख्याल में वो आपकी जुबान में जिस तरह कहा जाता है कि दिल्ली दूरस्थ, अभी चीजें काफी दूर हैं। दूर तो है लेकिन नजर साफ आ रही है बैरिस्टर साहब। किसी भी देश में लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब वहाँ की संस्थाएं, चाहे वो संवैधानिक हो या राजनीतिक या सामाजिक, वो मजबूत हो। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान का लोकतंत्र सेना का गुलाम रहा है। सेना के साथ वहाँ की न्यायपालिका, चुनाव आयोग, भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाला उसका तथाकथित महकमा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जिसे नैब कहा जाता है, सब के सब अपने काम में नाकाम साबित हुए हैं। जब से पाकिस्तान बना तब से पाकिस्तान के हुक्मरान अल्लाह, आर्मी और अमेरिका यानी AAA का नाम जपते रहे। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात है उससे साफ लगता है कि इन तीनों ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। अल्लाह तो खैर कभी गलत का साथ देता ही नहीं, तो पाकिस्तान का क्या देगा। जब पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है तो अल्लाह ऐसे मुल्क का क्या साथ देगा और क्यों साथ देगा। दूसरा A यानी आर्मी अपने स्वार्थ में डूबी है, सिर्फ बिजनेस किया उसने, सिक्योरिटी कभी नहीं दी है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी फौज है जो जंग से ज्यादा तिजारत यानी बिजनेस करती है। पाकिस्तान की आर्मी दूध की डेयरी से लेकर हाउसिंग, पेट्रोल पंप, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, बैंक, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सीमेंट प्लांट्स, कपड़ों की फैक्ट्री तक चलाती है, खूब मुनाफा कमाती है। पाकिस्तान आर्मी का रेवेन्यू पता है आपको, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो बंटवारे में जो फंड मिला उसे भारत की फौज ने दूसरे विश्व युद्ध में शामिल सैनिकों पर खर्च किया। पाकिस्तान की फौज ने इस फंड से 1954 में बिजनेस करना शुरू किया। इसके बाद से पाकिस्तान भले ही कंगाल होता गया हो, पाकिस्तान की फौज लगातार मालामाल होती गई। तीसरा A यानी अमेरिका भी पाकिस्तान की कारस्तानियों से तंग आ चुका है। दशकों तक पाकिस्तान को पाला लेकिन अब कह दिया भाई अब हमसे ना हो पाएगा, हम थक गए हैं तुम्हारी इस भिखमंगी से। और इसीलिए पाकिस्तान को देखकर बहुत ज़्यादा तरस आता है। तरस से ज़्यादा इस देश को देखकर परेशानी होती है, फिक्र होती है, क्योंकि ये जितना बिगड़ेगा उतना पड़ोसी मुल्क हमारे देश में हालात ख़राब करने की कोशिश करेगा। और अब तो रुबिका लियाकत शो में पहुँचेंगे उस सेगमेंट में जो आपका और मेरा पसंदीदा है, मेरा हिंदुस्तान। आज मैं हिंदुस्तान के विकास की एक तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ। देखकर यकीनन आपको गर्व महसूस होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान की ये तस्वीर है। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली का प्रगति मैदान तैयार हो गया है। आलीशान और विशाल है ये।
चीन की राजधानी बीजिंग के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की तस्वीर आपको दिखाती हूं। खुश हो जाइए, इससे भी भव्य सेंटर आपकी राजधानी दिल्ली में तैयार हो चुका है। भारत इस साल G20 की मेजबानी कर रहा है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित होगा और इसके लिए प्रगति मैदान में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO कॉम्प्लेक्स को नए सिरे से डेवलप किया गया है। इसी कॉम्प्लेक्स में IECC नाम से जो कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, उसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने भी वाले हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यह आयोजन शुरू होगा तब नज़ारा कितना भव्य होगा। इस आयोजन से भारत की ग्लोबल इमेज किस तरह से मजबूत होगी। ये जो इलाका है प्रगति मैदान का 123 एकड़ में फैला हुआ है। बड़े बड़े बैठकें, कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनियां यहाँ पर होती है। इस जगह को नया डिज़ाइन किया गया है। यहाँ शंख के आकार का IECC कॉम्प्लेक्स जर्मनी के हनोवर एग्जीबिशन सेंटर और शंघाई के नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर के मुकाबले का है, जो दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर में जगह बना चुके हैं। और इसीलिए आप गर्व कीजिए, 3 लेयर में 7000 लोगों के बैठने की यहाँ पर क्षमता है। कितना विशाल है आप इसे समझिए। ऑस्ट्रेलिया के फेमस सिडनी ओपेरा हाउस से भी ये बड़ा है। वहाँ पर तो लगभग 5500 लोगों के बैठने की क्षमता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया। IECC में 3000 लोगों के लिए एम्फी थिएटर तैयार किया गया है। AICC में 5500 से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा रखी गई है। कॉम्प्लेक्स के डेवलपमेंट का काम नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कोऑपरेशन के जिम्मे है। 2017 में ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था और लागत जो है वो लगभग 2700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी के साथ अब द रूबिका लियाकत शो में मुझे इजाजत दीजिए। आपसे कल होगी मुलाकात। देखते रहिए भारत 24।